स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, सीबीएसई बोर्ड ने अपना डेट शीट इशू कर दिया है, रिलीज कर दी। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर जो है मार्च में होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी परफेक्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर आवर इकोनॉमिक्स आवर बेस्ट। हमें अपनी बेस्ट तैयार करना है ताकि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम 80/80 तक आ सके। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से चलना होगा। सबसे पहले हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, मतलब हर चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, फिर सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि हमें ना आए। 3 घंटे में हमें पेपर देना है और कहीं पर ऐसा ना हो कि भैया हाउ टू राइट, अरे ये तो पढ़ के आया था, लिख नहीं पाए, ऐसा ना हो। इसके लिए सीरीज शुरू किया है आपके लिए, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए, अब जो भी स्टेट बोर्ड, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं देन आपके लिए है। एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, कंप्लीट मैटर इंग्लिश में होगा, ताकि आप जो है ड्यूअल लैंग्वेज में कंप्लीट चीजें समझ में आ जाए। बेसिकली स्टूडेंट का होता है कि सर उन्होंने तो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने तो बिल्कुल हिंदी टू हिंदी पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, ताकि आपको कंप्लीट चीज समझ में आ जाए। तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो होता क्या है? व्हाट आर द basic terms of macroeconomics? We have to learn, we have to study all things of macroeconomics, that is basic concept, types of goods, cash flow, everything. So let's start our chapter with the term of macroeconomics. What do you mean by the macroeconomics? There are 2 terms in macroeconomics. First one is macro and second one is economics. Then the meaning of macro word comes from macros. This is related to the Greek word, that is from Greek language में आया हुआ है। The meaning of macros is large or whole or wide, मतलब बड़ा, that is big, or in group. That means the term related to Greek word which mean large, means बड़ा. Other hand, the term of economics means the study of economic problem. In the definition, economics is the study of scarcity and implications of the use of resources, production of goods and services, growth, production and welfare of time. That means the branch of social science which study about the human activity or economic activity is known as economics. That means the economic problem. But अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, we have to combine the both. That is economic problem that related to the whole economy. That is that problem which related to the whole economy is known as macroeconomics. इकोनॉमिक्स मतलब पूरे जो इकोनॉमिक्स से, पूरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वी कैन से दैट द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है. रैगनर फ्रिश इज द इकोनॉमिस्ट who divide the economics in 2 branch, that is macroeconomics in microeconomics. Microeconomics में क्या करते हैं? We study the small problems or individual problems, but in the macroeconomics we study the whole problem. That means macroeconomics is the branch of economics which deals with the aggregate, that means whole, or issue related to the economy as whole. It is concerned with the determination of aggregate output or general price level in the economy. मतलब जो पूरी इकोनॉमी से जुड़ा होता है, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है. फॉर एग्जांपल द नेशनल इनकम. व्हाट डू मीन बाय द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम द इनकम ऑफ द नेशन. बट नेशन तो कोई आदमी है नहीं, नेशन मीन्स दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल. लोगों की इनकम को ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम बनते हैं. लोगों की, लोग मतलब ग्रुप, कोई एक नहीं, एक आदमी नहीं, लोगों की इनकम, दैट इज ग्रुप की इनकम होगी. देन ग्रुप एनालिसिस हो गया, पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी कंट्री के लोगों की बात करते हैं. सो दिस इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. वी कैन से दैट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम नेशनल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट्स रिलेटेड टू द कंट्री और इकोनॉमी. ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मतलब ये नहीं कि द एम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर द 1 पर्सन, नॉट, इट इज फॉर द ऑल द पर्सन, ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट डू दैट नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स व्हाट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? द मेन पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स इसके अंदर हम जो है स्टडी करते हैं द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स एवरीथिंग इन रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट वन इज नेशनल इनकम. What do you mean by national income? How can we measure national income? What are the basic terms that related to the national income? What indicates, what items include in determination of national income? That's all are related to macroeconomics. Theory of general pricing. General pricing means it is directly related to the inflation, deflation, excess demand, deficient demand, etc. That means country में महंगाई आ गई, country में चीज़ों के रेट गिर रहे हैं, चीज़ों की जो deficient demand हो रही है, तो ये सब क्यों होता है? That's related to the general pricing. ठीक है, दैट इज थ्योरी ऑफ मनी. वो मनी क्या होता है, हु रिलीज मनी, ओके, हु रेगुलेट मनी, व्हाट डू यू मीन बाय द कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर द बैंक्स, व्हाट आर सेंट्रल बैंक, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल, दिस एवरीथिंग रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. एट लास्ट वन, इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि कोई भी कंट्री होता है वो अपने आप से आगे नहीं बढ़ सकता. वी हैव टू ट्रेड विथ फॉरेन, वी हैव टू ट्रेड विथ एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रेड होता है दैट इज कंट्री टू कंट्री. ये डार्कली मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या हम पढ़ते ही क्यों है? जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो डैट वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट्स हेल्प टू मेक पॉलिसी. गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी तैयार करती है, गवर्नमेंट एट फर्स्ट स्टडी ऑल द मैक्रो लेवल, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. आफ्टर दैट गवर्नमेंट प्रिपेयर और एस्टेब्लिश और मेक एनी पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. मैक्रो इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन अबाउट द लेवल ऑफ इनकम. लोगों की इनकम कितनी है, किस ग्रुप की कितनी इनकम है, किस एरिया में कितनी इनकम है, किस स्टेट की इनकम ज़्यादा है, किस स्टेट की कम है. दैट्स एवरीथिंग टेल्स बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट आल्सो सिग्निफिकेंस अबाउट द स्टडिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम. मॉनेटरी प्रॉब्लम दैट मीन्स द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेशली द इंटरनेशनल कंपैरिजंस. जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, दैट्स ऑल थिंग रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑल दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज लगभग 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस, और 2 मार्क्स में, लेकिन आता बहुत है. तो बेसिक डिफरेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है. यू हैव टू राइट विद देयर बेस पॉइंट. नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 1 इज बेस ऑफ स्टडी. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, चॉइस, लेवल एंड इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल की स्टडी की जाती है, बट मैक्रो लेवल में लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज होल. यहां पर पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है. दैट मींस इंडिविजुअल स्टडी, दिस वन इज होल ग्रुप स्टडी. Microeconomics uses microeconomics variables such as consumer demand and producer supply. यहाँ पर demand and supply का concept use करते हैं, but here in macroeconomics it use the concept aggregate demand and aggregate. What do you mean the aggregate means sum total है, but total demand and total supply की बात होती है. Who is the economic agent of microeconomics? Consumer, producers, these are the economic agent of a economy. But the other hand, the macroeconomics, the economic agent are RBI, Reserve Bank of India, SEBI, TRAI. These are the economic agents who perform the activities of economy as whole. Degrees of aggregation. Microeconomics studies equilibrium in industry. यहाँ पर एक चीज का मतलब जब कमोडिटी की बात करते हैं, स्टडी द वन कमोडिटी और वन इंडस्ट्री और वन मार्केट, मतलब मार्केट सभी एक ही कमोडिटी की ग्रुप को बात करते हैं. बट अदर एंड मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज होल. एवर पूरी इकोनॉमी सभी कम्युनिटी की बात करते हैं. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एंड यू हैव टू लर्न इन. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज टू लर्न टू राइट. ओके, नेक्स्ट वन इज गुड्स. गुड्स एवरीथिंग जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं हमारे पास है, अवेलेबल है, जो हम हमारे डेली नीड के लिए हो, फ्यूचर नीड के हो, दिस ऑल आर गुड्स. In economics, goods are classified in 2 parts. Okay, and in 2 groups. First group is final goods and intermediate goods, and second one is consumption goods and capital goods. We have to elaborate it. Okay, हम इसको पढ़ना है डिटेल से. फर्स्ट वन इज
फाइनल गुड्स नाम से पता चल गया, फाइनल गुड्स मतलब दोज गुड्स विच आर यूज और कंज्यूम बाय द फाइनल यूजर, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स। दैट मीन्स वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक फाइनल यूजर दैट मीन्स कंज्यूमर यूज करता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड। ओके, दिस वन इज फाइनल गुड्स सच एज मिल्क, हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, शॉप में मिलने वाला बिस्किट हम यूज करते हैं, कपड़े हमने पहन लिया, मतलब यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। So we can say that final goods are classified at two types, that is final consumer goods and final producer goods. Those goods are which are used by the consumer is known as final consumer goods such as milk products, vegetables, bread, stationery item, pen, notebooks, books. But other hand, some goods are used by the producer for the further production. But these are the final goods because those goods are not utilized for other goods. So final goods are those goods which are used by the producer for the further production process is known as producer goods such as machinery, tools. मशीनरी का यूज, मशीनरी की हेल्प से दूसरे को, मशीनरी को कन्वर्ट नहीं किया जाता है, मशीनरी का यूज करते हुए मशीनरी की हेल्प से हम दूसरे कम्युनिटी यूज करते हैं। सो मशीनरी इज फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर, दैट इज आल्सो नोन एज कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स टर्म से आगे इंटरमीडिएट जो बीच में होता है, दीज आर द दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। दीज गुड्स आर कन्वर्टेड, इन गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव व्हीट, व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है एंड फ्लोर से बाद में क्या बनाया जाता है, बिस्कुट बनाया जाता है। तो व्हीट आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, मीन्स दोज गुड्स विच हैव एट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, दिस गुड्स वी हैव टू वैल्यू ऐड करना बाकी रह जाता है। दैट मीन्स वी कैन इंक्रीज द वैल्यू, वी कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ दिस गुड्स, वी कैन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ दिस गुड्स, सो विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। ये गुड्स ऐसे होते हैं विच जो फाइनल यूज के थ्रू, फाइनल यूजर्स के थ्रू यूज करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओनली व्हीट की बात करते हैं तो फाइनल कंज्यूमर डायरेक्ट व्हीट को नहीं खा सकता, व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट करना होगा, फिर उससे रोटी बनाएंगे, फिर उसको खाएंगे, तो डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जैसे कपड़े हो गए, मार्केट में फैब्रिक मिल गया, ऐसा नहीं फैब्रिक पहन के चलेंगे, नहीं, फैब्रिक को पहले शर्ट में कन्वर्ट करना होगा, पैंट में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको पहनेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन टू प्रोड्यूस शुगर, तो शुगर केन इज इंटरमीडिएट गुड्स। शुगर टू मेक स्वीट्स, तो शुगर इज इंटरमीडिएट गुड्स। पेपर्स टू प्रिपेयर नोटबुक, तो पेपर इज इंटरमीडिएट गुड्स। एंड these are also known as raw material that purchased by the firm for resale, ये resale के लिए परचेज किया जाता है। अब एग्जाम में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, और दीज आर द आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन के बाहर से होते हैं। एंड दीज वैल्यू नीड टू बी एडेड, इसकी वैल्यू को अभी बढ़ाने की जरूरत है, बट दी आर रेडी टू डायरेक्ट कंजप्शन बाय द वायर्स, कंज्यूमर को यूज करने के लिए तैयार होता है। पर्पज दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स, इस गुड्स को रिसेल किया जाता है, चाहे वैल्यू ऐड करके करे, शेप कन्वर्ट करके करे, यूटिलिटी को इंक्रीज करके करे, लेकिन ये रिसेल होता है। बट फाइनल गुड्स क्या होता है, दोज गुड्स विच आर नॉट रिसोल्ड, ये रिसेल नहीं होता क्योंकि ये तैयार है पूरी तरीके से। एक बिस्किट बनने के बाद अब वो रिसेल नहीं, बिस्किट बनने के तैयार है, फाइनल कंज्यूमर परचेस करेगा, यूटिलाइज करेगा, रिसेल नहीं होगा। ओके, कंजप्शन दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, बट फाइनल गुड्स आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। वैल्यू एडेड, यहाँ पर वैल्यू ऐड करने की जरूरत होती है, इसकी नहीं होती है, तो बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स, सेकंड कैटेगरी में आते हैं। Consumer goods and capital goods, also we can say that producer goods. Consumer goods or consumption goods. Consumer goods are those goods which are used by the consumer for the satisfaction of their wants. Those goods which are used by the consumer, and according to the time period, consumption goods are classified in 4 categories. That is durable goods, semi-durable goods, नॉन ड्यूरेबल, यहाँ पर नॉन लिखा हुआ, सॉरी फॉर इट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स और आल्सो नोन एज सर्विसेज। देन फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स।
According to the name durable, that means those goods which are last for more than 1 years or many more years. Those goods which are last for several years, जो लंबे टाइम तक यूज रहते हैं, कई सारे लोगों तक लगातार उसको यूज किया जाता है और लगातार यूज किया जाता है उससे यूटिलिटी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बाइक परचेस कर ली और बाइक लंबे समय तक, हम तुरंत नहीं, हम बाइक लंबे समय तक यूज करते हैं, कई सालों साल 10 साल 20 साल तक चलते रहते हैं। तो दीज आर नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, कार, वॉशिंग मशीन। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, द टाइम पीरियड विच आर नॉट सिंगल यूज बट इट हैज यूज फॉर मैनी टाइम्स, दैट इज लेस देन ड्यूरेबल गुड्स। इनका टाइम पीरियड ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा सा कम जरूर होता है, लेकिन कई बार यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स खराब भी हो जाते हैं लेकिन कई बार यूज किया जा सकता है। क्रॉकरी आइटम्स, दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज ओनली सिंगल टाइम, ये एक ही बार यूज होते हैं। खाने पीने का जितना भी ऑल द ईटेबल आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, आपने परचेस किया, यूज कर लिया, खत्म, अब वो अब दोबारा यूज करने लायक नहीं रहेगा। फॉर आपने नोटबुक ले लिया, लिख लिया, दोबारा यूज करने लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप फ्रूट्स ले लेते हैं, वेजिटेबल ले लेते हैं, घर जगह यूज कर लिया, दोबारा यूज करने लायक नहीं रहता। दिस आर सिंगल यूज गुड्स, सो नॉन ड्यूरेबल कहते हैं। लास्ट वन इज नॉन मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नो शेप, नो फिजिकल अपीयरेंस बट कंज्यूमर कैन यूटिलाइज द यूटिलिटी ऑफ दिस गुड्स। ओके, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया, दीज ऑल थिंग्स कैन यूटिलाइज बाय द कंज्यूमर फॉर द देयर नीड बट वी कांट सी, वी कांट टच। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इज अ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। जब हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में दो गुड्स आता है। नंबर वन इज इंटरमीडिएट गुड्स, नंबर टू कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स एंड व्हिच आर हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ये गुड्स जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में कम लंबे समय तक यूज होता है और इसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, तो इसको कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। These goods are also known as fixed assets of the producers. For example, machinery, for example, plant, land, etc., etc. Vehicles वगैरह, कंप्यूटर हो गए, these all are capital goods. Okay. Next one is difference between consumption goods and capital goods. Consumption goods leads to direct satisfaction of human wants, but capital goods do not lead to direct satisfaction. ये direct satisfaction के लिए नहीं होता, because consumption goods are utilized by the producer for the production of further goods or other goods. Consumer goods are final goods, but capital goods are final goods होता है लेकिन ये लंबे समय तक यूज होता रहता है। Consumer, these goods are consumed by the household when purchased. These goods are not consumed by the household but utilized by the producer for further production. Type of expenditure. Expenditure on consumption goods is called consumption expenditure, but expenses on capital goods is known as इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कंजप्शन गुड्स को परचेस करते हैं तो उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन वहीं पर कैपिटल गुड्स को परचेस किया जाता है तो उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे अभी टर्म आया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर विच आर यूटिलाइज एक्सपेंस बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा, तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉर्मल कहते हैं एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो भी एक्सपेंस करेगा उनका सम टोटल होता है। और कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक आदमी हो सकता है, कंज्यूमर गवर्नमेंट हो सकती है, कंज्यूमर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड को अपने डेली नीड की जरूरत होती है, ठीक है, खाने पीने का सामान होना चाहिए, घर की जरूरत का सामान होता है, बहुत सारा ये सब होता है। बाय द गवर्नमेंट को कंट्री का डेवलपमेंट करना होता है, रोड बनवाने होते हैं, बेसिक फैसिलिटी देनी होती है, गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सपेंसेस डन बाय दिस ऑल सेक्टर, इन सबका सम टोटल जो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन इन्वेस्टमेंट? जैसे कि मैंने अभी बताया कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंजप्शन के लिए होता है, जब प्रोड्यूसर एक्सपेंस करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? दैट इज इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय फर्म और एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट एक्सपेंसेस टू इंक्रीज
कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स को इंक्रीज करने के लिए किया गया एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक की आप अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं और स्टॉक बढ़ाने के लिए जो भी खर्च करते हैं, वी कैन से दैट इज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा के। और यहाँ पर जो के होता है वो कैपिटल स्टॉक के नाम से, यानी कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए जो भी खर्च करते हैं दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट्स आर देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 1 फिक्स एंड नंबर 2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो स्टॉक होता है दो होता है, एक होता है कैपिटल स्टॉक और दूसरा होता है इन्वेंट्री स्टॉक। कैपिटल का मतलब होता है दोज आइटम विच आर फिक्स्ड। सो यहां पर एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो लंबे टाइम तक फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। और इन्वेंट्री का मतलब होता है दोज गुड्स एज अ रॉ मटेरियल विच कैन चेंज ड्यू टू द चेंज इन प्रोडक्शन। फर्स्ट वन फिक्स इन्वेस्टमेंट, दिस रेफर द इंक्रीज और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर प्रोड्यूसर अपने फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए जो कुछ भी एक्सपेंस करता है, ऑल एक्सपेंसेस आर फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आर नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, इससे हायर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और किसी भी इकोनॉमिक की ग्रोथ का सिग्निफिकेंट बढ़ाता है। इन्वेंट्री टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अगर अपने स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया जाता है, और स्टॉक की बात करते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करना है। आपने शुगर केन पर फैक्ट्री के बाहर खरीद के रखा हुआ है, ये हो गया रॉ मटेरियल। कुछ शुगर जो है फैक्ट्री के अंदर चला गया और मशीन में चल रहा है, पिराई चल रही है, पिराई से इसको सफाई चल क्रिस्टल में कन्वर्ट किया, या फिर तोड़ना चलता है, फिर केमिकल सफाई चल रही है, इस पे काफी सारा जो है शुगर केन यूटिलाइज होता है। तो ये हो गया आपका सेमी फिनिश गुड्स, क्योंकि ये अभी मशीन के अंदर है। उसके बाद शुगर बन के तैयार है, बट अभी इसको गोडाउन में रखा हुआ है, दैट इज फिनिश गुड, क्योंकि सेल नहीं है, अभी गोडाउन में रखा हुआ है। तो इन सब के लिए भी पैसा, स्टॉक जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। दोस इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल एडिशन द एग्जिस्टिंग स्टॉक, जैसा स्टॉक होता है उसको एज इट इज वैल्यू में हम इंक्लूड करते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्ट करते हैं। वी कैन से दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड रहता है, मतलब जितना भी एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे टूट फूट होता है, वियर एंड टियर होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक, उसका सम टोटल होता है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक। Other hand, second one is net investment. It is the actual increases the stock of capital during an accounting year. ये actual होता है। actual का मतलब जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो जो आता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। और जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है, आपने मशीन को 1 लाख रुपए में परचेस किया, आपने उसको 1 ईयर तक यूटिलाइज किया, आप उसको सेल करना चाहते हैं तो मार्केट वैल्यू निकल के आ रही 90,000। तो 1 साल में 1 लाख की मशीन की वैल्यू कितनी माइनस होगी? 10,000 से। तो ये 10,000 हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन मतलब हमेशा फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है। तो डेप्रिसिएशन होता कैसे है? नॉर्मल वियर एंड टियर, आप किसी भी चीज का फिक्स एसेट, आपकी बिल्डिंग है, आपकी गाड़ी है, ठीक, कुछ भी हो, मशीन है, अब यूटिलाइज करेंगे, छोटी मोटी टूट फूट तो होता रहेगा, तो उससे वैल्यू कम होती है। एक्सीडेंट, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप गाड़ी लेकर निकले, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया पूरा। एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के जाते जाते चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंज होते होते किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी ब्रांड न्यू कार खरीदी शोरूम से, आपने सिंगल हैंड यूज़ किया, किसी को नहीं दिया, कोई स्क्रैच नहीं है, आपने बिल्कुल सही तरीके से रखा। आपने एक कार परचेज की थी 10 लाख में, अब आपने इसको 2 साल यूज किया, आप चाहते इसको सेल करना, तो जाहिर सी बात है 10 लाख की गाड़ी 2 साल भी यूज करेंगे तो लोग उसको 7 लाख देने के लिए तैयार है, मतलब गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी गाड़ी 7 लाख में बिकेगी, क्योंकि 2 साल का जो टाइम आपने दिया है, टाइम आपने यूटिलाइज किया है, उसकी वैल्यू कम हो गई।
दूसरा होता है टेक्नोलॉजी चेंज होता है टाइम टू टाइम। जैसे आईफोन 16 चल रहा है अभी, लोग खूब खरीद रहे दरिद्र में, 1,70,000 के आसपास, ठीक है। अब जैसे आईफोन 17 आ जाएगा, 16 का रेट कम हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो दीज आर द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक एंड फ्लो। छोटा टर्म है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है। स्टॉक मीन्स स्टॉक इज द वेरिएबल और स्टॉक इज द क्वांटिटी विच मेजर्ड एट फिक्स पॉइंट, आप पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पॉइंट में, जैसे आपकी दुकान है, सुबह 7 बजे दुकान में गए, 7 बजे आपके पास जितना भी सामान रखा हुआ दैट इज स्टॉक। स्टॉक एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई पॉसिबल चेंजेस नहीं होते हैं और यहाँ पर देयर इज नो टाइम वेरिएबल, यहाँ पर कोई टाइम वेरिएबल नहीं होता है। वी कैन से दैट नंबर ऑफ मशीन्स, बैंक बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्टॉक। बट अदर हैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, फ्लो मीन्स इट इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट बिकॉज फ्लो मेजर एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है दैट आल्सो इंक्लूड द टाइम कॉन्सेप्ट। ओके, दैट मीन्स इट्स मेजर एज अ पर आवर, पर डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इनकम की बात करते हैं, इनकम इज मेजर्ड इन पर मंथ और पर डे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं किसका, फ्लो। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जो किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। जब डिफरेंस की बात है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो, दैट इज स्टॉक इज अ डेट वेरिएबल विच मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। देयर इज नो टाइम डायमेंशन इज स्टॉक बट देयर इज अ टाइम डायमेंशन इज फ्लो, लाइक पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर ईयर, पर डिकेड, पर मिनट, एवरीथिंग। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब जिस टाइम हम स्टॉक की बात करते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंजेस नहीं होता है। बट फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑलवेज देयर इज चेंजेस टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल नदी का पानी वो रुकता हुआ नहीं है, बहता हुआ चलता है। नल ओपन कर देंगे, पानी गिरता हुआ रहेगा, दैट इज फ्लो, नॉट ए फ्लो ऑफ वाटर। टोटी बंद कर देंगे, बाल्टी में जो पानी है दैट इज स्टॉक। ओके, दीज आर द, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखना हुआ है। नेक्स्ट वन इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी देयर आर 4 सेक्टर। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड वन इज कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब हम केवल इन 3 सेक्टर की बात करते हैं, देयर इज ओनली 3 सेक्टर, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हेन वी इंक्लूड द 4th सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ओपन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो सबसे मेन पिलर होता है दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड द प्रोडक्शन फैक्टर्स, बट प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड द फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करती है, इट इज अ वेलफेयर एजेंसी हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड एज वेल एज द कंज्यूमर एंड आल्सो एज अ प्रोड्यूसर बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पब्लिक। Okay, next one is external sector who perform the activity of export or import from one country to another country is known as rest of the world or external sector or foreign sector, many of. Next important term is circular flow of income. What do you mean by the circular flow of income? Important term है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज फ्लो ऑफ इनकम। हम जानते हैं इन एवरी इकोनॉमी प्रोडक्शन सेक्टर नीड वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दीज ऑल फैक्टर्स प्रोवाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एंड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर गेट द फैक्टर इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस टू द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फैक्टर जाते हैं, फैक्टर वहां से आते हैं, इस तरह से एक्सट्रैक्शन चलता रहता है एक दूसरे से। देन प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट रेज द इनकम एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द इनकम विद द हाउस होल्ड सेक्टर। व्हेन हाउस होल्ड सेक्टर गेट द इनकम देन हाउस होल्ड सेक्टर यूज दिस इनकम टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, दैट मीन्स एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोडक्शन जनरेट इनकम, income generate expenditure and expenditure on goods and services, that means it generate production. So the unending process of income, the unending flow of income is known as circular flow income. Every economy में जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन इनकम की, इनकम के 3 फेज होते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
प्रोडक्शन इज नोन एज जनरेशन ऑफ इनकम, क्योंकि यहां पर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है, उसको सेल किया जाता है, एंड आफ्टर सेलिंग द प्रोड्यूसर गेट द इनकम, एंड इनकम इज फेस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स का यूज किया जाता है, एंड फैक्टर जो यूज किया जाता है उस प्रोड्यूसर के लिए उसको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे लैंड यूज किया, रेंट देना है, लेबर यूज के लिए उसका सैलरी एंड बेसिस देना है, एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फेस जैसे ही हाउस होल्ड को इनकम मिल जाता है दे हैव टू फुलफिल देयर वांट्स, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर, दैट इज डिस्पोजिशन। इनकम जो जनरेट हुआ था उसको डिस्पोज करना है। डिस्पोज किस पे किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स एंड सर्विस दोबारा जाके इस तरीके से देयर इज दैट फ्लो होता है, एक फ्लो होता है, प्रोडक्शन टू इनकम, इनकम टू प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू प्रोडक्शन। दिस इज द अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ इनकम। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं हाउस होल्ड और इनकम प्रोड्यूसर के बीच में, तो यहां पर जो फ्लो होता है वो टू टाइप से होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो। दैट मीन्स household provide the factor of services to the firm to production of goods and services, and firm produce goods and services and provide it to the household. That means the flow of factor services and goods and services from the household to firm and firm to household is known as real flow. But other hand, real flow, the result of real flow that generate the flow of money. The flow of money between the household and firm is known as मनी फ्लो। दैट मीन्स देखिए हाउस होल्ड से फर्म ने क्या लिया था? फैक्टर लिया था। फैक्टर के बदले में पेमेंट करना है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ओके, द फैक्टर इनकम यहां पर आया इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड हाउस होल्ड ने क्या यूज किया था? गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बाय इन फॉर यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड देम द देयर मॉनेटरी इनकम इन द टर्म ऑफ मनी। तो मनी के टर्म में यहां पर इनकम आया, यहां से इनको एक्सपेंडिचर गया, दिस फ्लो इज नोन एज मनी फ्लो। जब इस तरह से फ्लो होता है तो कई तरह की हमारा मॉडल बन के तैयार होता है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। फिलहाल सीबीएसई में ओनली 2 सेक्टर मॉडल को रखा गया है, दैट इज सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, दैट इज 2 सेक्टर मॉडल। Whenever we talk about the 2 sector model, that means there are only 2 sector in an economy, that is household and firms. Household is the owner of production, factor of production and consumer of goods and services, and producer who produce the goods and services and sell to the household. तो इन दोनों के बीच में जो रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है कॉम्बिनेशन कर देते हैं, दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो इनकम इन 2 फैक्टर। देखिए हाउस होल्ड से इनको जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने उससे यूज किया गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोवाइड कर दिया। जैसे हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस किया, बदले में इनको क्या किया? अपना कंजप्शन करने के बदले पेमेंट किया, इनका पेमेंट आ गया, इन्होंने बदले में फैक्टर पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक अनएंडिंग प्रोसेस होता है एक दूसरे के साथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज एडजप्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब हम बात करेंगे 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स की बात करते हैं। हाउस होल्ड जो है सप्लायर होता है फैक्टर सर्विसेज का टू द फर्म, एंड द फर्म हायर द फैक्टर सर्विस ओनली टू द हाउस होल्ड। दोनों के बीच में होता है, यहाँ पर कोई तीसरा सेक्टर नहीं आता है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल टू द एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम एंड देयर सर्विसेज स्पेंड द एंटायर अमाउंट कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हाउस होल्ड को जो भी इनकम मिलता है वो सारा इनकम दोबारा से क्या है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं, कंजप्शन करते हैं या इन्वेस्टमेंट जो भी कंज्यूम होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो हो गया। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो कैसा लगा आपका जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सर इस चीज़ की कमी है, आपको बताना है कि क्या कमी रहेगी, कोई मैटर चाहिए, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है, नोट में कोई कमी है, या फिर किसी भी तरह का हो, आप सजेस्ट करेंगे सर यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्रूव जरूर करूँगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सजेस्ट करना है कि क्या चाहिए और किस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।